अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम सर, आ रही है। स्क्रीन डिस्प्ले हुई है? जी सर। ठीक है अनस, जहाँ पे कोई मसला हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना कि आवाज नहीं आ रही या स्क्रीन डिस्प्ले में मसला है। ओके सर। आज हमने स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सारा इंट्रोडक्शन का पार्ट ही है। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि हिस्ट्री थी माइक्रोबायोलॉजी की, ये कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए, किस किस साइंटिस्ट ने किए। और फिर हमने थोड़ा सा उसकी मेन मेन डेफिनेशन देख ली चीज़ों की। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती है। लाइफ जो एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू साइंस मिलियंस ऑफ ईयर्स हो गए हैं इसको अर्थ पे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की गई है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो कि इनकी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक बेस की सिमिलैरिटीज पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक ऑर्डर और स्पेसिफिक ग्रुप में बायोलॉजिस्ट ने उनको क्लासिफाई किया है, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके आपस में रिलेशनशिप के लिए। कि फॉर एग्जांपल अगर एक जीनस है, उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उन स्पीशीज को क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू दी सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। उनको डिफरेंट सिमिलैरिटीज जो उनकी डीएनए स्ट्रक्चर में होती हैं, और इसके अलावा उनकी डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बेस पे, उस बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसमें क्लासिफाई किया गया है, उसे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन के फिर 3 सब ग्रुप्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाता है, आर्किया आ जाता है और यूकेरिया आ जाता है। ये तीनों डोमेन के सब ग्रुप्स में आ जाते हैं। और जो फर्स्ट ग्रुप है ये डिफाइन करता है कि आइदर कि वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट है। ठीक है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था कार्ल बूथ, जिसने इसको सजेस्ट किया था 1978 में। और उसने ये डोमेन किस बेस पे बनाई थी? राइबोसोमल आरएनए के सीक्वेंसेस की बेस पे उसने क्लासिफाई किया था डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है उसको किंगडम कहते हैं। ठीक है, और 5 मेजर किंगडम्स हैं, जिसमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में फिर फर्दर आर्किया आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, सेकंड प्रोटिस्टा आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा में फिर फर्दर उसकी एग्जांपल्स प्रोटोजोआ और एल्गी है। फिर थर्ड नंबर पे फंजाई आ जाती है, फोर्थ नंबर पे प्लांटी है, एंड फिफ्थ नंबर पे एनिमिलिया आ जाता है। ये 5 किंगडम्स हैं जिनमें क्लासिफाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, फिर हर किंगडम को इनमें से सेपरेट किया जाता है इनटू फाइलम। फिर फाइलम से नेक्स्ट क्लास, क्लास से ऑर्डर, फिर ऑर्डर से नेक्स्ट फैमिली, और फैमिली से जीनस, और जीनस से स्पीशीज। ठीक है, ये एक चेन है, चेन ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले डोमेन आ जाती है, डोमेन में फिर किंगडम्स आते हैं। ठीक है, किंगडम्स के अंदर फिर जो है प्रोटिस्टा आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट आते हैं, फंजाई आती हैं, प्लांटिया आते हैं, एनिमिलिया आते हैं।
और किंगडम को फिर फर्दर सेपरेट करते हैं हम फैमिली में, जीनस में, स्पीशीज में। और स्पीशीज जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर होता है किसी भी ग्रुप का। ये जो हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया को, इसको एक नाम दिया जाता है जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। और जो ये टैक्सोनॉमी बना रहे होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम टैक्सा कहते हैं। टैक्सोनॉमी में जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम न्यू ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड कर सकते हैं उसमें, और इसके अलावा उन ऑर्गेनिजम्स को भी ऐड किया जा सकता है जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, जो कि पहले से प्रेजेंट हो, वो डिफरेंट डिजीज कॉज कर रहे हो, उनको भी इसमें क्लासिफाई किया जाता है। वो जो क्लासिफिकेशन होती है उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है साइंटिफिकली रिकग्नाइज जो किया जाता है, इनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है उसको, जिसमें 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो होता है उसको जीनस कहते हैं एंड सेकंड को स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिकली रिकग्नाइज किस में किया जाता है, तो आपको पता हो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किया जाता है, ठीक है। और इसमें 2 वर्ड्स होते हैं, जीनस और स्पीशीज। जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का, उसे हमेशा कैपिटलाइज लिखते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दे दूं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम का एम जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे और ट्यूबरक्लोसिस का टी जो है वो स्मॉल लेटर्स में। तो इसी तरह क्लासिफिकेशन की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे भी। डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर जो मेथड्स है वो डिफरेंट और भी बेसिस हैं जिसकी बेस पे क्लासिफाई किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ये तो एक थी कि उनको ये किंगडम वगैरह में, फिर फाइलम में, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में डिवाइड किया। फिर हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसिंग की बेस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, क्या वो उसकी मॉर्फोलॉजी, वो राउंड शेप है, वो ओवल शेप है बैक्टीरिया, वो इलोंगेटेड है, वो सिलेंड्रिकल शेप है, किस शेप का बैक्टीरिया है, किस शेप का माइक्रोब है वो, उस बेस पे हम डिफरेंट माइक्रोब्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास, डिफरेंशियल स्टेनिंग होती है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में ये होता है कि हम देख लेते हैं कि आइदर के वो स्टेन लेता है या नहीं लेता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग है, तो ग्राम स्टेनिंग में कुछ है वो स्पेसिफिक स्टेन रिटेन करते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे हैं क्रिस्टल वाइट रिटेन कर रहे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो स्टेन रिटेन नहीं करते, वो क्रिस्टल वायलेट को, और नेक्स्ट स्कैंडी स्टेन रिटेन करते हैं। तो उस बेस पे हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। इसी तरह इंडिया इंक प्रिपरेशन है, वो स्पेसिफिक स्टेन है, उस बेस पे हम कर सकते हैं। या और डिफरेंट स्टेन्स हैं जो आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेन्स यूज होती हैं बैक्टीरिया को देखने के लिए। उसी बेस पे फिर हम उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जेडन स्टेनिंग है, ठीक है। जेडन स्टेनिंग में वो स्पेसिफिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बेस होती है। लेकिन ग्राम स्टेनिंग इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिफरेंशियल स्टेनिंग। फिर आप नेक्स्ट हम जो क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, वो बायोकेमिकल टेस्टिंग बेस। बायोकेमिकल टेस्टिंग बेस पे करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि स्पेसिफिक शुगर्स होती हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है स्पेसिफिक शुगर्स को फर्मेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो उसके अलावा जिसे आप कहते हैं स्पेसिफिक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फलां
बैक्टीरिया कैटालिस पॉजिटिव हैं, कुछ बैक्टीरिया कैटालिस नेगेटिव हैं, या हम कहते हैं कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। या मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि हम समझने के लिए कह लेते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया प्रॉपर्टीज रखेंगे ए एंजाइम की या ए केमिकल की, उसे हम कहेंगे कि ये ए पॉजिटिव है। जिसमें ए की प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, वो एंजाइम नहीं होंगे, वो केमिकल नहीं प्रोड्यूस करता होगा, हम कहेंगे ए नेगेटिव है। बायोकेमिकल टेस्टिंग इसी तरह होती है कि स्पेसिफिक प्रोडक्शन हो रही होती है स्पेसिफिक एंजाइम्स की, स्पेसिफिक गैसेस की, स्पेसिफिक और चीज़ों की, ठीक है। उस बेस पे हम कह रहे होते हैं कि बायोकेमिकल टेस्टिंग इसकी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और क्लासिफाई कर रहे होते हैं बैक्टीरिया। जैसे हम कहते हैं लैक्टोज फर्मेंटर हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ये सारी टर्म्स जो हैं बायोकेमिकल टेस्टिंग, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए बेस कंपोजिशन। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अलग टर्म है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर स्पेसिफिक किस्म के सीक्वेंसेस हैं वहां पे, ठीक है, तो हम बैक्टीरिया को एक कैटेगरी में, स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर वहां पे वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं है तो हम उसको सेकंड कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। फिर पीसीआर बेस पे, पीसीआर में स्पेसिफिक जो है कुछ फॉरवर्ड पीसीआर, रिवर्स पीसीआर, ये सारे जितने भी यूज होते हैं उस बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया को। डीएनए चिप्स में भी स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के, ठीक है, जो हमें नॉन होते हैं, और जो बैक्टीरिया उससे सिमिलैरिटी जिसकी आ रही होती है तो हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डीएनए चिप्स। तो ये सारी क्लासिफिकेशन थी जो आगे जाके हम यहाँ बैक्टीरियोलॉजी जब पढ़ोगे तो डिफरेंट बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन इन बेसिस पे आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको बेस पता होगी, इन बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को, ग्राम स्टेनिंग की बेस पे, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे, उनकी बायोकेमिकल टेस्टिंग की बेस पे, उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेस पे, पीसीआर बेस पे, और डीएनए चिप्स की बेस पे। ठीक है, क्लियर है सब, समझ आ रही है आवाज? जी सर, आ रही है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और क्लस्टर्स की फॉर्म में भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाइड स्प्रेड इन नेचर होते हैं और बेनिफिशियल लाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो हमने पढ़ा था कि कुछ जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं फॉर ह्यूमन एंड अदर जो है पॉपुलेशन। इनको 6 मेजर टाइप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 आर्किया, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्रोटोजोआ, नंबर 5 आर्किया, एंड नंबर 6 वायरसेस। अब सबसे पहले हम देखें बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे डिफरेंट। तो बैक्टीरिया है क्या? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं बिकॉज इनमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता, ठीक है। फॉर मेजर इसकी शेप्स हैं, अगर शेप्स की बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, बेसिलस होते हैं, ब्रॉड शेप जिसे कि फोकस होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप कहते हैं, स्पाइरल होते हैं, ठीक है, विब्रियो कर्व शेप होते हैं। ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनमें डिफरेंट बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर कुछ बैक्टीरिया है जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसी बेस पे फिर वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, वो फिर हम बाद में देखेंगे क्या चीज़ होती है। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। डिवाइड या बाइनरी फिशन के जरिए मोस्टली ये होते हैं, ठीक है। और इनमें कुछ में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वही बात जो मैंने पहले बताई कि पेप्टाइडोग्लाइकेन जो सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसका मेजर फीचर होता है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है उसका मेजर फीचर होता है जिसकी बेस पे हम
क्लासिफाई कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। अब सेल वॉल स्ट्रक्चर की बेस पे हम कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। कुछ ग्राम पॉजिटिव होते हैं और कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग एक स्टेनिंग टेक्निक है, उसमें जो बैक्टीरिया जिनकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है थिक होती है, वो उस स्टेन को रिटेन करते हैं और हम उनको कह देते हैं ग्राम पॉजिटिव है। जो रिटेन नहीं करते, स्कैंडी स्टेन रिटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम, जो पहले से उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और जो रिटेन नहीं करते उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि बैक्टीरिया को फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन की बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जो है एरोबिक होते हैं, जो भी बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करते हैं उनको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बोथ इन्वायरमेंटल कंडीशन में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर सकते हैं उनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स कहते हैं। एक मिनट आपको, ठीक है, समझ आ गई। इसमें बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई जब करते हैं ऑन द स्टेनिंग बेसिस, ग्राम स्टेनिंग की बेस पे, ग्राम पॉजिटिव में नेगेटिव में करते हैं। फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे हम उसको एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एनारोब में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा एरोबिक वो होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कर सकते हैं, एनारोबिक वो होते हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में विदाउट ऑक्सीजन वो ग्रो कर सकते हैं। और फैकल्टेटिव एनारोब हमने कहा कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में ग्रो कर सकते हैं। फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू वे दे ऑब्टेन एनर्जी बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू हेटेरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स, कि वो एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया, उस बेस पे हम उसको ऑटोट्रॉफ्स में क्लासिफाई करते हैं। और ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट और केमिकल, ठीक है। और जब वो केमिकल या सनलाइट को यूज करते हुए अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं तो उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफ कहेंगे जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, और अगर वो फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी और सनलाइट में यूज करते हुए प्रिपेयर करेंगे तो उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो खुद अपनी फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो डिफरेंट अदर ऑर्गेनिज्म से जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट है वो बैक्टीरिया आते हैं जो डिकेइंग लाइफ फॉर्म्स होती हैं, उनको यूज करते हुए अपनी फूड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, ये अपने लिए एनर्जी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और सैप्रोफाइट्स, ये क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू द वे दे ऑब्टेन एनर्जी। फिर नेक्स्ट आर्किया है। आर्किया ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ग्रो कर रहे होते हैं। इनका सेल जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है दूसरे प्रोकैरियोट से। फिर आर्किया को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज में, जिसमें मेथेनोजेंस हैं, ठीक है, जो कि मेथेन की प्रोडक्शन करते हैं। फिर हेलोफाइल्स हैं। हेलोफाइल्स जो है जो साल्टी इन्वायरमेंट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं जहाँ साल्ट की एक्सेस होती है, वहाँ पे वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्मोफाइल्स हैं। थर्मोफाइल्स वो आर्किया होते हैं जो एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स में जो है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और फिर साइक्रोफाइल्स बैक्टीरिया आते हैं जो फिर कोल्ड टेम्परेचर्स में ग्रो कर सकते हैं।
आर्किया का जो हमने फर्दर डिवीजन की इसकी मिथेनोजेंस जो कि मेथिल प्रोडक्शन करते हैं, हेलोफाइल जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, थर्मोफाइल जो कि एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर्स पे रहते हैं, एंड साइटोफाइल जो कि कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं। फिर ये डिफरेंट एनर्जी सोर्स वहाँ यूज़ करते हैं अपनी जो है सर्वाइवल के लिए। उसमें गैस यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, सल्फर यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ जो है सनलाइट को यूज़ करते हैं अपनी फूड प्रिपरेशन, एनर्जी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वो इन द वे ऑफ प्लांट्स को यूज़ नहीं करते, ठीक है। उनका अपना, उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बैक्टीरियोरोडोप्सिन कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है उसकी हेल्प से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और उससे फिर वो सनलाइट से एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्लांट्स में और आर्किया में सनलाइट के जरिए जब वो एनर्जी। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रोबायोलॉजी में वो है फंजाई। फंजाई जिसकी स्टडी को माइकोलॉजी भी कहते हैं। फंजाई में मशरूम्स आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, यीस्ट आते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रॉपर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोस्टली जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंसेस इसकी सेल वॉल में क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है, और इनकी फंजाई की काइटिन की बनी होती है। ये न्यूट्रिएंट्स अपनी ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। फिर इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के साथ, और हार्मफुल रिलेशनशिप भी होता है इनका डिफरेंट पैरासाइट्स के साथ, इम्पोर्स के साथ इनके अंदर ये रहते हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का कि ये फिलामेंटस ट्यूब्स बनाते हैं जिनको हाइफी कहा जाता है। जैसे आपने एक ट्री की ब्रांचेस देखी होंगी, ठीक है, ट्री की ब्रांचेस जिस तरह होती हैं हाइफी बिल्कुल आपको वैसे ही नजर आते हैं माइक्रोस्कोप पे। डिफरेंट ब्रांचेस उसकी नजर आती हैं आपको, जिनको हम हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये फंजाई में होती है और इन हाइफी की मदद से ये डिफरेंट मटेरियल जो है इसकी मैनेजमेंट के लिए चाहिए होते हैं वे एब्जॉर्ब कर रहा है। और वो जो हाइफी का एक ग्रुप होता है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफी क्या होते हैं, माइसीलियम क्या होते हैं, ठीक है। सेल वॉल फंजाई की काइटिन से बनी होती है। तो ये आपको तो फिंगर टिप्स पे चीज़ें आनी चाहिए। तो हाइफी एक का जो ग्रुप होता है उसको हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। और फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, स्पोर्स के जरिए, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, फिर स्पोर फॉर्मेशन से डिफरेंट आगे ये रिप्रोडक्शन होती है। प्रोटोजोआ की अगर बात करें तो प्रोटोजोआ माइक्रोऑर्गेनिज्म के ऐसा ग्रुप है जो यूनिसेलुलर होता है, एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं ये, ठीक है। प्रॉपर इनमें न्यूक्लियस होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स होती हैं और ये एब्जॉर्प्शन करते हैं और इंजेक्शन करते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके जरिए से डिफरेंट अपने फूड को है। और डाइवर्सिटी की बेस पे बायोमास की वजह से और टर्म्स ऑफ नंबर जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। इनकी जो प्रोटोजोआ की सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है। और प्रोटोजोआ को जो डिवाइड किया जाता है उनको ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल आपके जो आपने पढ़े वो सूडोपोड्स होते हैं। सूडोपोड्स क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया की हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो उस मूवमेंट की बेस पे उनको सूडोपोडिया कहते हैं। इसी तरह सिलिएट्स हैं, सीलिया जो है वो हेल्प करते हैं उन प्रोटोजोआ को मूवमेंट में, तो उन उसकी बेस पे उन्हें सिलिएट्स कहते हैं, ठीक है। ये पैरासाइटोलॉजी में जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ये प्रोटोजोन क्लासिफिकेशन ये सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स हम इसमें पढ़ लेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या। फिर वो कहते हैं कि फ्लैजिलेट जो है बिफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये उसकी मदद से फूड की तरफ जो है ये मूवमेंट करते हैं। सिलिएट्स क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं जिसके मूवमेंट में हेल्प कर रही होती है।
मीपी जो होते हैं उसमें कुछ सूडोपोड्स होते हैं, जो उसकी वजह से वो मूवमेंट कर रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, जबकि स्पोरोजोआ जो होते हैं इसमें ये भी प्रोटोजोआ में आ जाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, इन सब का डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन है फॉर दी न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसी बेस पे फिर हम इसे ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स में डिवाइड कर देते हैं। एल्गी जो है, एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इससे ये यूनिसेल और मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ये वाटर में भी रहते हैं, डैम सॉइल में, रॉक में, और ऑक्सीजन में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। और ये भी साइंटिस्ट कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो ओरिजिन से ग्रीन और ब्लू लैंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। लास्ट लेक्चर में हमारा एक क्वेश्चन था कि किसने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोपिकली, सबसे पहले किसने देखा? उसका मैंने कहा था आपको पढ़ना और फिर आंसर देना। मुझे तो वही लगा था, वही। अब्दुल रहमान, आप बताओ। सॉरी सर, मैं नहीं था लास्ट क्लास में, मैंने क्वेश्चन ही नोट किया। क्या हो गया था? मैं नहीं था लास्ट क्लास में। नहीं थे तो फिर किसने पढ़ना था, किसने पूछना था लेक्चर? सर मैंने पूछा था, इनसे उन्होंने बताया ही नहीं कुछ। दानिशकुर। दानिशकुर नहीं है, फरहान खान। जी सर। आप बताओ उस क्वेश्चन का क्या आंसर था कि किसने माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व किया था फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप? सर माइक्रोब्स को लेवन हुक ने ऑब्जर्व किया था। ईवन हुक ने। सर माइक्रोब्स को लेवन हुक ने ऑब्जर्व किया था और पहली बार जो यूज हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने किया था 65 में, 1665 में। हुरिया नाज, हुरिया नियाज। जी सर। सेम आंसर है आपसे। क्या हुआ है? वही जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसी का आंसर बताएं। लेवन हुक ने किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने डिस्कवर किए थे, लेवन हुक ने, फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे आज ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको लेक्चर? यस सर।
आ गई। यहाँ तक तो पूछ लो। ये सब जो है ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। फिर बता रहा हूँ कुछ टर्म्स आपको अगर समझ नहीं आती, ठीक है, वो टर्म्स मेरे से पूछो कि ये क्या आती है, लेकिन वो सारी हम चीजें आगे डिटेल में वो चीजें डिस्कस करेंगे। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये माइक्रोबायोलॉजी का ये चीजें पार्ट है। सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में ये नहीं कि आप बैक्टीरिया पढ़ दो और माइक्रोबायोलॉजी खत्म हो जाए, या वायरसेस पढ़ दो, उसमें फंजाई, अलगी, प्रोटोजोआ, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर वायरसेस हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर एंटिटीज हैं, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करती हैं न्यूक्लिक एसिड कोर पे, जिसमें या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है। ये चीज याद रखनी है कि वायरसेस में या हमारे पास डीएनए होगा या हमारे पास आरएनए होगा, ठीक है, जो कि सराउंडेड होता है प्रोटीन कोड के। वायरसेस को जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, लेकिन इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जाता, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइड दी सेल जो है ये ग्रो नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इनका नहीं होता, तो इसलिए इनको लिविंग एंटिटीज में हम नहीं डालते। और वायरस जो इन्फेस्ट करते हैं डिफरेंट प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को, ठीक है, और इसमें फिर डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर मल्टी सेलुलर एनिमल पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स आते हैं, ठीक है, और इनको कलेक्टिवली हेल्मस कहा जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डेफिनेशन इसलिए नहीं कहते इनको कि ये जो इनका साइज होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, वो मैक्रोस्कोपिक भी होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एक लाइफ साइकिल में ये माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी गुजारते हैं, इस वजह से इनको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ले आते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये मैक्रोस्कोपिक हो जाते हैं, जिसको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और इसी वजह से इसको डिफरेंट अदर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स के साथ हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। कि माइक्रोब्स में डिफरेंट किस्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसकी क्या रीजन होती है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स में एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं जिनमें ये माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं। और एक लफ्ज हम यूज करते हैं फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। फाइलोजेनी बेसिकली ये होती है कि आपकी और उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे, ठीक है, और उनके डिफरेंसेस की बेस पे हम एक ट्री बना रहे होते हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री और फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। और बैक्टीरिया में, ऑल आर्किया में, ठीक है, और यूकेरिया में माइक्रोऑर्गेनिज्म में, ये सब में ही आपकी ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये माइक्रोब जो है इस डाइवर्सिटी की वजह से ही डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट हैबिटेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें एक्वेटिक भी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक भी है, लिविंग भी है, रोज के अंदर भी है, ठीक है। और इनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे, जिसकी वजह से ये ग्रो कर देते हैं। और ये जो माइक्रोब में डाइवर्सिटी होती है, इसी वजह से ये एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट भी रह सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट्स में भी रह सकते हैं, ठीक है। और इसी डाइवर्सिटी की वजह से ये फिर अगर कहीं पे वाटर लिमिटेड है, वहाँ पे ये अपने आप को ऐसे म्यूटेट कर लेते हैं कि वहाँ पे ये एग्जिस्ट कर सके,
ठीक है। हाई साल्ट कंटेंट, जैसे कि हमने अभी पीछे एलो फाइल्स पढ़े थे, हाई साल्ट कंटेंट्स में रहते हैं, ठीक है। वो डाइवर्सिटी की वजह से हम वहाँ रहते हैं, लो ऑक्सीजन लेवल्स पे रह सकते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि हर माइक्रोब जो है वो हर तरह की सिचुएशन में नहीं रह सकता, ठीक है। ऑल हैबिटेट्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सट्रीमोफाइल है, हो सकता है कि वो हेलोफिलिक ना हो, ठीक है। हो सकता है कि वो साइक्लोफिलिक ना हो, ठीक है। वो जो हाई टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड पे रहता है, हाई टेम्परेचर पे, तो वो लो टेम्परेचर पे ना रह सकता हो। इस तरह जो साइक्लोफाइल है वो लो टेम्परेचर पे रहता हो, हाई टेम्परेचर पे ना रह सकता हो। तो इसी वजह से हमने इनकी क्लासिफिकेशन पहले कर दी थी डिफरेंट टेम्परेचर बेस पे, के या डिफरेंट उनके हेलोफाइल साल्ट बेस पे, कि हम कुछ ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक साइड पे रहते हैं और अदर साइड पे वो सरवाइव नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि माइक्रोब्स जो है नैरो रेंज ऑफ कंडीशन में जो है जिंदा रह सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स जो है अनडिटरमिन्ड है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पीछे अभी पढ़ा है कि, अच्छा आप इसमें से आंसर करो कि इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं उसके, कौन आंसर करेगा इसका? हमारे आज के अलावा हमारे आज ने अनम्यूट किया माइक। मैंने कहा कि डिफरेंट माइक्रो के डिफरेंट इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे पास रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं, और जो हमारे पास अनवांटेड मटेरियल है इस एनवायरनमेंट में उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से एनवायरनमेंट को जो है वो बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और कोई? सर नाइट्रोजन में फिक्स करते हैं। साइकिल नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। और सर कार्बन साइकिल में भी ये हेल्प करते हैं और डिकम्पोजिशन भी करते हैं कार्बन एनवायरनमेंट साइकिल में हेल्प करते हैं। और ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि कार्बन साइकिल में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था कि में मेथेन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मेथेनोजेंस जिन्हें हमने कहा था। इसके अलावा सल्फर प्रोडक्शन कर रहे हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। ये आगे वही बातें कह रहे हैं कि जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी कि डिफरेंट फूड को हेल्प करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्रोसेसेस इंडस्ट्री में होते हैं, उसमें हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के माइक्रोब्स। वो ये सब क्यों होता है? ये सब उनकी डाइवर्सिटी की वजह से है। फिर आप इसमें ये देख लो कि डिफरेंट किस्म की जो है आगे वही बातें हैं, बार बार वो रिपीट हो रही हैं कि माइक्रोबियल कम्युनिटीज जो हैं उस पर टेम्परेचर बेस पे एनवायरनमेंट उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जिस पे वो वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है इसमें? ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बेसिक रोल है कि वो डिफरेंट किस्म के जो माइक्रोबियल अडाप्टेशन है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, वो उसके लिए फिजिकल और केमिकल उनके फैक्टर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को, कुछ ऑर्गेनिज्म को वो हाई टेम्परेचर में देखते हैं कि ग्रो करें, उनको उसमें क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ को लो में कर देते हैं, कुछ को नॉर्मल टेम्परेचर। इसी तरह पीएच है, कुछ एसिडिक पीएच में ग्रो करते हैं, कुछ बेसिक पीएच में ग्रो करते हैं। अगर आप जाओ तो कुछ माइक्रो ग्लेशियर्स पे ग्रो करते हैं। ठीक है,
कुछ इनसाइड द सी जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट या रिसर्चर उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया से सैंपल कलेक्शन करते हैं। ठीक है, सैंपल कलेक्शन के बाद वो उनको डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होते हैं, माइक्रोब्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनमें से। ठीक है, फिर उसको वो स्टडी करते हैं, उनके सीक्वेंसेस को स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रॉ करने के बाद वो उसको क्लासिफाई कर देते हैं इन स्पेसिफिक जीनस और स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ये इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी और माइक्रोब्स में माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो आज का ये लेक्चर था आपका। अब आपको कोई क्वेश्चन इसमें? हेलो